यहाँ पर वाईटी में हम लोग हमारी बैच से 36 लोग एक साथ रिटर्न क्लियर हुए थे। तो 36 लोग एक साथ रिटर्न क्लियर होना इज अ बिग अचीवमेंट। बहुत ट्राई करते हैं, बहुत पढ़ाई करते हैं, बट फिर जब हमें रिजल्ट नहीं मिलता है तो एक ऐसा पॉइंट आ जाता है कि नहीं यार, इतना सब करके भी नहीं हो रहा है। तो उस पॉइंट पे समझ लेना कि यू आर गेटिंग डिप्रेस्ड, डीमोटिवेटेड। अगर कोई चीज़ चाहिए तो अपना 100% दे ही दो, कहीं पे वो 1% का चांस ही मत छोड़ो। मैथ्स और मेरा पहले से 36 का आंकड़ा रहा है। तेजस सर ने इतना अच्छा पढ़ाया था कि हमें कभी लगा ही नहीं कि कुछ छूट रहा है। तो बस तेजस सर की क्लास में पूरा 100% ध्यान दो और घर पे जाके प्रैक्टिस करो। CPSS स्टैंड्स फॉर कंप्यूटराइज्ड पायलट सिलेक्शन सिस्टम। तो उसमें 2 टेस्ट होती है मेनली, साइकोमेट्रिक एंड साइकोमोटर। तो हम 16 लोगों में से बस 2 ही लोग ऐसे थे जिनका CPSS क्लियर नहीं हुआ, बाकी हम 14 लोग वर एलिजिबल फॉर फ्लाइंग। SSB हर किसी ने एक बार एक्सपीरियंस करना ही चाहिए, क्योंकि लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस होता है SSB का। Hello, Jai Hind everyone. Welcome you all to Yashotej Academy YouTube channel. My name is Somning Chaukhande, and today with us we have our guest cadet Swamigiri Gosavi, who got recommended for Indian Air Force from 4 AFSB Varanasi board. So Swami, आपका स्वागत है यशोतेज Academy में। थैंक यू सर। So how are you feeling, Swami? अभी तो रिकमेंड होकर बहुत अच्छा लग रहा है सर। मतलब ऐसे है कि जो ड्रीम देखा था उसको अचीव करने के बाद का जो फीलिंग है वो भी एक्सपीरियंस कर रहे हैं, तो ऐसा अकम्पलिशमेंट लग रहा है अभी। अकम्पलिशमेंट मतलब आपने रिकमेंडेशन के बाद क्या क्या किया, कैसे एंजॉय किया, या आपका पहले जैसी नॉर्मल लाइफ है? लाइफ तो वैसे नॉर्मल ही है, बस इतना है कि पहले लाइफ में स्टडी था, राइट। अभी उसकी जगह एंजॉयमेंट ही चल रहा है लाइफ में। मतलब खेलो, दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करो, घूमो, यही चल रहा है। ओके तो स्वामी, हम जानना चाहेंगे आपके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में। आप कहाँ से बिलोंग करते हैं एंड आपने आपकी स्कूलिंग कहाँ से कंप्लीट की? तो मैं नंदुरबार डिस्ट्रिक्ट से हूँ, महाराष्ट्र के। तो मेरे जो दोनों पेरेंट्स हैं, दोनों भी टीचर्स है। नंदुरबार एक ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट है, बट मेरी जो स्कूलिंग है वो अच्छे स्कूल से हुई है, पोदार इंटरनेशनल स्कूल नंदुरबार। तो मुझे कभी स्कूलिंग में प्रॉब्लम नहीं आया था। तो उसके बाद मैंने फिर 10th के बाद वो SPI के लिए अप्लाई किया। फिर SPI का अच्छी से हो गया, क्लियर हो गया। फिर इंटरव्यू कोर्स के लिए मैं YT आया था फर्स्ट टाइम। तो जब YT आया था तब ऐसे लगा वाओ क्या एनवायरमेंट है। फिर मैंने 11th में जब एडमिशन लेना था तो पेरेंट्स को बहुत ट्राई किया कन्विंस करने का कि नहीं मुझे YT ज्वाइन करना है, बट तब वो कोविड के नॉर्म्स बहुत ज़्यादा थे और पुणे एक हब था कोविड का, तो उसकी वजह से मैंने YT ज्वाइन नहीं किया 11th में। बट फिर 12th में आके ये रियलाइज़ हुआ कि नहीं, मेरा जो डिसीजन है वो गलत है। तो फिर 12th में आके मैंने YT ज्वाइन करने का डिसीजन ले ही लिया फिर लास्ट। ओके एंड 12th में आपने YT ज्वाइन करने के बाद काफ़ी अचीवमेंट्स भी आपको मिले, है ना? काफ़ी आपने कॉम्पिटिशन्स यहाँ पे YT में जीते। एज आपने शायद क्विज कॉम्पिटिशन जीता था। yes. साथ में आप एक मैवरिक्स बटालियन से भी बिलोंग करते हैं, है ना? तो आप अपने बटालियन के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? तो हमारा जो बटालियन है मैवरिक्स, वो उसके एकेडमिक्स के लिए जाना जाता था। मतलब हमारी जो बैच है 06, 07 और उनके जो सक्सेसर्स है, तो हम लोगों का एक ये था कल्चर है कि वी आर टॉपर्स इन एकेडमिक्स और हर चीज़ में पार्टिसिपेशन जो होता है, तो मैवरिक्स इज नोन फॉर दैट। और हमने एक ही बार में 14 रिजल्ट्स निकाले थे, तो उसके बाद तो वो हिस्टोरिकल रिजल्ट बन गया किसी एक बटालियन का। तो आई होप कि हमारे जो जूनियर्स है, अपकमिंग बैचेस, शायद आप में से कुछ लोग होंगे, तो वो लोग ये जो कल्चर है वो कंटिन्यू करेंगे। राइट। सो स्वामी, हम जानना चाहेंगे कि आपने ये कब डिसाइड किया कि यू वांट टू जॉइन इंडियन एयरफोर्स, आपको डिफेंस ज्वाइन करना है, और आपको इंस्पिरेशन कहाँ से मिला? तो फॉर द फर्स्ट टाइम जब मैं 4th स्टैंडर्ड में था तब मुझे ऐसे लगा कि नहीं, आई वांट टू बिकम अ पायलट। फिर उसके बाद 8th स्टैंडर्ड में जब आया तब मुझे मतलब मेरे मामू के साथ में घूम रहा था पुणे में, तब कैंप के एरिया में हम घूम रहे थे। तब वो वे ऑफ लाइफ देखा कि ऑफिसर्स का वे ऑफ लाइफ क्या होता है। तब ऐसे लगा कि नहीं, ये जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है ये मुझे भी एक्सपीरियंस करना है। तो तब वो पायलट जो था, नॉर्मल पायलट, कमर्शियल पायलट, वो टर्न होगा कि इंडियन एयरफोर्स का पायलट में। फिर उसके बाद मेरे मामू ने मुझे बताया कि NDA करके एक एग्ज़ाम है, 12th में होता है वो।
Right. फिर मैंने 10th में आके मेरे जो प्रिंसिपल थे उनसे इस चीज़ के बारे में कंसल्ट किया, क्योंकि ही हिमसेल्फ वॉज प्रिपेयरिंग फॉर एनडीए, तो उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से गाइड किया। तो उन्होंने मुझे एसपीआई के बारे में बताया था। फिर एसपीआई के बाद का तो जर्नी मैं बता ही चुका हूँ। ओके, तो जैसे कि आपने बताया कि आपका इंस्पिरेशन जो है, आपको जो मोटिवेशन है वो पुणे में आने के बाद कैंप एरिया में आपने पूरा इन्वायरमेंट देखा डिफेंस का, वहाँ से आपने मोटिवेशन लिया। सो अभी हम एकेडमिक की तरफ जाते हैं। मैं जानना चाहूँगा कि जैसे कि आप जानते हैं, आप सभी लोग जानते हैं कि एनडी के जो दो मेन इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, फर्स्ट इज़ मैथ्स एंड सेकंड इज़ गैट, जो गैट में भी 11 अलग अलग सब्जेक्ट्स आते हैं। तो स्वामी, हम जानना चाहेंगे कि आपने ये दोनों सब्जेक्ट की प्रिपरेशन कैसे की? तो टॉकिंग अबाउट मैथ्स फर्स्टली, क्योंकि मैथ्स मेजर रोल प्ले करता है, क्योंकि मैथ्स क्वालिफाइंग होता है। तो मैथ्स और मेरा पहले से 36 का आंकड़ा रहा है, क्योंकि मुझे 11th में मैं यहाँ नहीं था, तो मेरा मैथ्स 11th में कुछ पढ़ा ही नहीं, तो उसकी वजह से मैथ्स वीक हो गया। तो मैथ्स का जो बैकलॉग था वो कवर करना बहुत डिफिकल्ट हो गया था मेरे लिए। तो जो हमारे जो एकेडमिक कैप्टन थे, प्रथमेश घाटगे और प्रमेय गांधी, उन्होंने हम सबको बहुत हेल्प किया जो न्यू कमर्स थे, कि चलो हम आज ये पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं। तो मेजर पोर्शन था ट्रिग्नोमेट्री का, तो उन लोगों ने वो कवर करवा लिया। तो उसकी वजह से मुझे एनडीए के पेपर में भी बहुत हेल्प हुआ था। और अगर हमें भी कुछ डाउट्स हुए तो हम लोग भी उन्हीं को अप्रोच करते थे। इट वाज लाइक कि वो हमारे लिए एक रोल मॉडल थे कि नहीं, हमें अगर कुछ बनना है तो इनके जैसे बनना है मैथ्स के लिए। ओके, आपने आपके फ्रेंड्स को ही रोल मॉडल बना लिया था। यस, राइट। तो फिर मैथ्स के लिए तो उतना था, जो बैकलॉग था उसके लिए। और जो करंटली चल रहा था वो तेजस सर ने इतना अच्छा पढ़ाया था कि हमें कभी लगा ही नहीं कि कुछ छूट रहा है। तो बस तेजस सर की क्लास में पूरा 100% ध्यान दो और घर पे जाके प्रैक्टिस करो, बस इतना ही करना था। तो हमने वही फॉलो किया, और जो तेजस सर बताते थे एग्जैक्टली कि तुम फॉर्मूला बुक बनाओ, ये करो वो करो, तो हम ब्लाइंडली फॉलो करते थे तेजस सर की स्ट्रैटेजीज को। तो वो एक चीज़ था जिसने हमें बहुत हेल्प किया मैथ्स के लिए। और टॉकिंग अबाउट गैट, तो गैट में मुझे पहले से कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आया, क्योंकि मेरा गैट अच्छा था, क्योंकि इंटरेस्टिंग हो तो कुछ बोर नहीं होता है। वह गैट मेरे लिए वैसे रहा। और गैट का मेजर पोर्शन वॉज इंग्लिश, तो पहले से इंग्लिश बहुत अच्छा था, क्योंकि बुक रीडिंग का हैबिट था पहले से ही। ओके। तो गैट में कभी प्रॉब्लम नहीं आया। और मेजर चंक था जीएस हमेशा ऐसे ही स्ट्रांग रहा है मेरा, तो उसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम नहीं आया। बट जो फिजिक्स और केमिस्ट्री का सेक्शन था उसमें मुझे विकास सर ने बहुत हेल्प किया। विकास सर ने गाइड किया कि अगर तेरा इंग्लिश स्ट्रांग है, तेरा जीके स्ट्रांग है, अगर तू जीएस भी स्ट्रांग करेगा यू कुड स्कोर बेटर। गुड। तो विकास सर ने मुझे ये हेल्प किया, इसकी वजह से आई वॉज एबल टू स्कोर बेटर एंड टुडे आई एम सिटिंग हियर। ओके, राइट। एंड काफ़ी जल्दी आप एनडीए भी ज्वाइन करेंगे। वेरी सो स्वामी, जैसे कि आप जानते हैं, इवन हम सारे पेरेंट्स और एस्पिरेंट्स ये चीज़ फेस करते हैं कि मेरे बच्चों को कितना पढ़ना चाहिए या हमें कितने आवर्स स्टडी करना चाहिए डेली बेसिस पे, ताकि एनडीए रिटर्न एग्जाम या बाकी सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स क्लियर हो पाए। तो हम आपके बारे में जानना चाहेंगे कि आप कितने आवर्स सेल्फ स्टडी करते थे? तो पहले मैं एक जनरली बात बताना चाहूँगा कि जो पेरेंट्स पूछते हैं ना कि कितने आवर्स करना चाहिए, कितने आवर्स नहीं करना चाहिए, वो डिपेंड करता है बच्चों पे कि बच्चा किस चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्टेड है। कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि कोई 8 घंटे पढ़ता है और उसका 2 घंटे का ही स्टडी होता है, और कोई 2 घंटे पढ़ता है लेकिन वो 8 घंटे के इक्वली पढ़ लेता है। तो डिपेंड करता है कैपेबिलिटीज़ पे अपनी कि हम कितना पढ़ना चाहिए। और टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ, तो यहाँ पर YTM में लेक्चर्स होते थे अराउंड 6 से 7 घंटे। उसको छोड़ के हमको 4 to 5 आवर्स टाइम मिलता था सेल्फ स्टडी के लिए। तो वो 4 to 5 आवर्स अगर प्रॉपरली यूटिलाइज कर ले हम, तो उतना इनफ है अकॉर्डिंग टू मी। और 2 घंटे रिफ्रेशमेंट के लिए स्पोर्ट्स खेलना, और जो थोड़ा बहुत टाइम बचेगा वो फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि यही टाइम होता है जब हम मेमोरीज बना सकते हैं। ओके, राइट। मतलब आप ओवरऑल स्टडी भी करते थे और साथ में एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी पार्टिसिपेट करते थे। यस। सो स्वामी, अभी हम जानना चाहेंगे कि जैसे कि मैक्सिमम बच्चे फेस करते हैं ये चीज़ कि पढ़ाई तो वो बहुत करते हैं, मेहनत बहुत करते हैं, बट उनको ये समझ नहीं आता कि हम गलत कहाँ हो रहे हैं, हमारी मिस्टेक्स क्या है या हमारे वीक टॉपिक्स क्या है। तो आपको आपकी मिस्टेक्स कैसे पता चलती थी? तो जो फर्स्ट पार्ट आता है मिस्टेक्स एनालाइज करने का, वो होता है सेल्फ एनालिसिस। कि अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो आपको ये सबसे अच्छे से समझेगा कि आप गलत कहाँ जा रहे हो। और अगर आपको नहीं समझ रहा है, कंसल्ट योर फ्रेंड्स, क्योंकि आपको खुद के बाद फ्रेंड्स बहुत अच्छे से जानते हैं। तो मेरे साथ भी वही हुआ, मुझे कुछ चीज़ें खुद से पता चल गई और कुछ चीज़ें मेरे फ्रेंड्स ने बताई। तो ऐसे हुआ कि फ्रेंड्स ने बताई हुई चीज़ों के सोल्यूशन उन्होंने ही दे दिया, बट जो चीज़ें मैंने खुद एनालाइज की थी उसके सोल्यूशन मैंने खुद ढूंढे। राइट। तो जैसे अभी मैथ्स में होता है, मैथ्स में मुझे प्रॉब्लम था कि मुझे क्लिक नहीं होता था जल्दी। ये मैंने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस किया कि मुझे क्लिक नहीं होता है।
तो उन्होंने मुझे बताया कि तू प्रैक्टिस स्टार्ट कर, अगर प्रैक्टिस करेगा तो तेरा जो प्रॉब्लम है क्वेश्चन क्लिक होने का वो सॉल्व हो जाएगा। तो मैंने वही किया, जैसे उन्होंने बताया मैंने फॉलो किया। उसके साथ ही और एक प्रॉब्लम था मेरा कि मुझे फॉर्मूलाज याद नहीं होते थे। तो उसके लिए तेजस सर ने एक आइडिया बताई थी कि तुम फॉर्मूला बुक बनाओ, उसके साथ फॉर्मूला शीट्स बनाओ और वो रेगुलर बेसिस पे रिवाइज करो। तो जैसे टॉपिक्स चल रहे थे वैसे हम फॉर्मूला शीट्स, फॉर्मूला बुक्स रिवाइज करते थे। तो उसके अकॉर्डिंगली मेरा बहुत अच्छी से हो गया, मैथ्स का जो प्रॉब्लम था वो बहुत अच्छी से सॉल्व हो गया। और फिर लास्ट में एक प्रॉब्लम बचा था, वो था सिली मिस्टेक्स का। तो वो तो मुझे खुद को एनालाइज करना पड़ा, क्योंकि सिली मिस्टेक्स ऐसी चीज़ें खुद करते खुद को समझता है कि नहीं हम गलत हो रहे, बट वो उस मोमेंट पे नहीं समझता जब हम वो कर रहे होते हैं। जब हम एनालाइज करेंगे तब हमें समझेगा। तो उसके लिए मैंने ये किया कि हर क्वेश्चन को टाइम देंगे हम, कि हाँ अगर मैं कोई चीज़ 30 सेकंड में सॉल्व कर रहा हूँ, नहीं मैं 1 मिनट लूंगा और हर एक स्टेप करूंगा। तो हर एक स्टेप की वजह से मेरा जो वो था सिली मिस्टेक्स होने के चांसेस वो कम हो गए। फिर उसके बाद टाइम मैनेजमेंट में मैंने स्पीड अप किया थोड़ा, और मैंने खुद की मिस्टेक्स ऐसे एनालाइज करते रहा मैं। ओके, मतलब आपने सेल्फ एनालिसिस से सारे मिस्टेक्स आपको एक के बाद एक पता चलते गए। यस। सो गुड। सो स्वामी, अभी हम जानना चाहेंगे कि आपका वीक सब्जेक्ट कौन सा था एंड वो वीक सब्जेक्ट पे आपने कैसे वर्क किया, कैसे सॉल्यूशन निकाले, है ना, एंड कैसे टारगेट किया उस सब्जेक्ट को। तो जैसे मैंने पहले ही बताया कि मैथ्स का और मेरा 36 का आंकड़ा था, तो मैथ्स ही मेरे लिए वीक रहा है पूरे इंडिया के करिकुलम में। तो मैथ्स के लिए जैसे तेजस सर बताते गए कि तुम आरडी सॉल्व करो, आरएस सॉल्व करो, 3000 सॉल्व करो, जैसे सर ने बताया हमने वैसे फॉलो किया। तो वो एक चीज़ हो गया। और दूसरा टारगेट, क्योंकि मुझे पता था मैं मैथ्स में एवरेज हूँ या फिर बिलो एवरेज कंसिडर करता था मैं खुद को। तो टारगेट छोटे छोटे, मतलब बहुत बड़ा टारगेट रखने से अच्छा है छोटे छोटे टारगेट्स अचीव करते रहो, कवर करते जाएं आप। तो वैसे छोटे छोटे टारगेट्स में खुद के लिए सेट करता गया कि नहीं आज मुझे 50 स्कोर करना है, आज मुझे 70 स्कोर करना है। ऐसे करते करते व्हेन आई रीच 120 मैं सेटिस्फाइड हो गया कि नहीं आई थिंक इतना करते रहूँगा तो हो जाएगा मेरे लिए। बट फिर एनडी के पेपर के लिए आई टारगेटेड 150, जो अनफॉर्चुनेटली नहीं हो पाया। बट मैं जब उतना टारगेट कर रहा था, उसके लिए स्टडी कर रहा था, तब आई वॉज एबल टू स्कोर बेटर। तो ऐसे छोटे छोटे टारगेट सेट करके आगे बढ़ने आई थिंक ज़्यादा एप्लीकेबल होता है, ज़्यादा एप्लीकेबल होता है, राइट। तो जैसे कि आपने बताया कि आपका वीक सब्जेक्ट है ना मैथ्स था एंड मैथ्स पे आपने पूरा वर्क किया। तो स्वामी, मैं स्वामी के बारे में एक बात बताना चाहूँगा कि जो उनका पहला अटेम्प्ट था वो क्लियर नहीं कर पाए थे एंड फर्स्ट अटेम्प्ट का उन्होंने ओवरऑल कट ऑफ तो क्लियर किया था। आई थिंक आपको 341 स्कोर था आपका, एंड बट इंडिविजुअल जो कट ऑफ था मैथ्स का वो क्लियर नहीं कर पाए थे एंड इंडिविजुअल कट ऑफ आई थिंक आपका 24 मार्क्स से रह गया था। तो ऐसे काफ़ी बच्चों के साथ होता है जहाँ पे वो फर्स्ट अटेम्प्ट में काफ़ी कम स्कोर से क्लियर नहीं कर पाते हैं। तो उनके लिए बेस्ट पार्ट यही है कि आप गिव अप ना करें एंड कंटिन्यूस उस पर वर्क करते जाएं, धीरे धीरे टारगेट रख के आप उसको कवर करते जाएं, पूरा कंप्लीट करते जाएं। सो स्वामी के बारे में जैसे मैंने बताया कि उन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट क्लियर नहीं किया था, वो अपना सेकंड अटेम्प्ट में क्लियर हुए थे। तो स्वामी, ऐसी कौन सी गलतियां थी जो आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में की थी और वो सेकंड अटेम्प्ट में आपने कवर की? तो मेजरली मुझे लगता है कि मैंने मैथ्स को फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए निगलेक्ट कर दिया था कि मुझे क्या होता है वाईटीए में वीकली टेस्ट होता है। तो वीकली टेस्ट में पहले ये सिस्टम नहीं था कि वहाँ पर कट ऑफ लगेगा। तो गैट के दम पे मैं टॉप 10 मेंटेन कर लेता था। तो मुझे ऐसे लगता था कि नहीं अच्छा जा रहा है, अच्छा जा रहा है। बट फिर जब मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं दिस इज़ ऑल गोइंग रॉन्ग, अटेम्प्ट के बाद रियलाइज़ हुआ, तो मैंने 2 दिन पूरा एनालिसिस किया कि मेरा गलती का हुआ। तो पहले तो टाइम मैनेजमेंट में हुआ और दूसरा अप्रोच में, कि मुझे ऐसी आदत थी कि क्वेश्चन देख के ही डायरेक्ट स्टार्ट करेंगे सॉल्विंग। कभी सोचा ही नहीं कि क्वेश्चन देखेंगे, सोचेंगे और फिर उसको कुछ क्या लग रहा है एग्जैक्ट फॉर्मूला, वो क्लिक ही नहीं होता था। तो वही प्रॉब्लम हुआ पेपर में भी। तो उसको सॉल्व करने के लिए मैंने ऑलरेडी सबसे कंसल्ट किया, उसके बाद मुझे सॉल्यूशंस मिले और उन पे वर्क किया। तो यही प्रॉब्लम होता है मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट्स के साथ कि उन्हें समझता नहीं कि एग्जैक्टली क्या करना चाहिए। तो पहला बात है कि टाइम मैनेजमेंट, अगर टाइम मैनेजमेंट नहीं होगी तो आप क्लियर ही नहीं कर पाओगे इंडिया, राइट। क्योंकि देयर आर 120 क्वेश्चंस और आपको हार्डली 150 मिनट्स मिलते हैं। 150 मिनट्स में इतने क्वेश्चंस करना इज नियर अबाउट इम्पॉसिबल पूरे। तो टारगेट उतना ही करो जितना आपका रेंज है, जितना आपको पता है, आपका प्रिसीजन है नॉलेज पे, उतना ही टारगेट करो। दैट इज इट। दैट इज नॉट कंपल्सरी कि आप सारे क्वेश्चन टारगेट करते जाएं। एग्जैक्टली, है ना। आपने
एक साथ स्टार्ट किया, फर्स्ट टू 10, 10 टू 20, 1 टू 1, मतलब सारे के सारे आप एक साथ नहीं कवर कर सकते हैं। जो आपको आता है आप कीजिए, जो नहीं आता है आप लीव करके आगे बढ़ सकते हैं, छोड़ दीजिए और आगे बढ़िए। यस। तो स्वामी, जैसे कि आपने आपके सेकेंड अटेम्प्ट में क्लियर किया एंड सेकेंड वाज योर लास्ट अटेम्प्ट, आपको 2 ही अटेम्प्ट है जैसे कि काफ़ी एस्पिरेंट्स को होते हैं। तो सेकेंड अटेम्प्ट के टाइम आपका बोर्ड एग्जाम भी था, JEE CET एग्जाम भी आपको फेस करना था, एंड फर्स्ट अटेम्प्ट के फेलियर के बाद आपको सेकेंड जो लास्ट अटेम्प्ट है ND भी फेस करना था। तो आपने ये सारी चीज़ें कैसे मैनेज की पूरी? तो ये एक जनरल बात है, जो भी अगला अटेम्प्ट आ रहा है, जैसे मैं ये सिचुएशन में हूँ, वैसे काफ़ी सारे एस्पिरेंट्स भी यही सिचुएशन में राइट नाउ। तो व्हाट आई थिंक इज कि विकास सर ने हमें एक स्ट्रैटेजी बताया था कि दिवाली तक, मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट से दिवाली तक 2 दिन अटेम्प्ट के बाद एनालाइज करो कि क्या गलतियां हुई है, जो लोग फेल हुए, और अगले 2 महीने तक उन पे वर्क करो, क्योंकि वो 2 महीने काफ़ी हो जाते हैं। उसके पहले हमने 6 महीने पढ़ाई की है, उसके पहले 11th में भी 1 साल पढ़ाई की है, तो लाइक इट्स अराउंड 1.5 ईयर हमने पढ़ाई की है। तो 2 महीने इनफ हो जाते हैं एनालाइज करने के लिए कि नहीं कहाँ गलत हुए। उसके बाद स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर बोर्ड्स, लाइक दिवाली के बाद फ्रॉम नवंबर स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर बोर्ड्स, 5 महीने मार्च तक, जब तक बोर्ड्स आते हैं तब तक इट्स लाइक परफेक्टली हो जाता है बोर्ड्स, अगर दिन रात पढ़े तो। जैसे विकास सर ने बताया वैसे हमने फॉलो किया, और बोर्ड्स के बाद एग्जैक्टली 1 मंथ का टाइम हमें मिला था कि ND का प्रिपरेशन करेंगे। राइट। तो उस 1 मंथ में हमारे YT में मॉक टेस्ट हुए थे, मॉड्यूल टेस्ट हुए थे, तो वो जो चीज़ था उसने हमें बहुत हेल्प किया कि हमारे मिस्टेक्स कहाँ हो रही है, क्योंकि उस पॉइंट ऑफ टाइम पे हमें बस मिस्टेक से कैलकुलेट करनी थी कि नहीं ये हो रहा है तो इसे ऐसे टैकल कर लेंगे, ये हो रहा है तो ऐसे टैकल करेंगे। तो इस चीज़ ने हमें हेल्प किया था, तो इसी वे में हमने सब कुछ मैनेज कर लिया था। ओके। तो स्वामी, आपने पूरे प्लानिंग के साथ सेकेंड अटेम्प्ट दिया था, and बाकी जो सब मतलब JEE एग्जाम है, CET एग्जाम पे भी आपने फोकस किया था। तो आपका JEE और CET का क्या स्कोर था? तो लाइक JEE मेंस जो था इंजीनियरिंग के लिए, मुझे तो कभी इंजीनियरिंग करना ही नहीं था, तो इसलिए ज़्यादा फोकस नहीं किया था फिजिक्स केमिस्ट्री और इस पर। बट देन एक JEE होता है BE आर्किटेक्चर के लिए, उसमें आई वॉज AIR 237। ओके, AIR 237। यस, तो उसमें मेरा स्कोर था 99.4% है, और CET में भी बिकॉज मैंने ज़्यादा पढ़ाई नहीं किया था तो इट वॉज अराउंड 84% है। तो मुझे ऐसा था कि हाँ ठीक है, SSB में बताने के लिए काफ़ी है इतना। ओके। मतलब प्लान भी अगर पूछा जाए, क्योंकि पूछा जाता है मोस्टली, तो आई वुड सजेस्ट कि आप लोग भी फोकस करो मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जो अभी आपका करिकुलम है 12th बोर्ड्स का, तो उस पर ज़्यादा फोकस करू, क्योंकि ये जो टाइम होता है ये बहुत क्रूशियल होता है, और SSB में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिनको टैकल करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो आई थिंक यू गाइस शुड स्टार्ट प्रिपेयरिंग ऑन इट। ओके। तो स्वामी, जैसे कि मैक्सिमम एस्पिरेंट ये चीज़ फेस करते हैं कि उनको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में प्रिपेयर करते करते वो स्ट्रेस फील करते हैं, है ना। एक मोमेंट ऐसा आता है जहाँ वो डिप्रेस्ड हो जाते हैं। तो आपकी लाइफ में भी शायद वो मोमेंट आया होगा। आपने उस समय क्या सोचा, क्या प्लानिंग की और उसको कैसे टैकल किया पूरा? तो स्ट्रेसफुल हर कोई होता है सिचुएशन में कि अगर आप पढ़ाई करते जा रहे हो लेकिन आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो स्ट्रेस कम करने के लिए आई वॉज लाइक ओके गेम्स खेलेंगे, क्योंकि मुझे मतलब मेरे फादर हिमसेल्फ इज अ स्पोर्ट्स टीचर, तो मुझ में से वो स्पोर्टी है ही कि नहीं, स्पोर्टी कीड़ा है ही कि नहीं, अभी हम खेलेंगे। तो खेलना वॉज अ थेरेपी फॉर मी। फिर उसके बाद व्हेन इट केम टू डिप्रेशन, बिकॉज हम बहुत ट्राई करते हैं, बहुत पढ़ाई करते हैं, बट फिर जब हमें रिजल्ट नहीं मिलता है तो एक ऐसा पॉइंट आ जाता है कि नहीं यार इतना सब करके भी नहीं हो रहा है, तो उस पॉइंट पे समझ लेना कि यू आर गेटिंग डिप्रेस्ड, डीमोटिवेटेड। तब मेरे लिए सोर्स ऑफ मोटिवेशन वाज माय सिस्टर। कॉलिंग माय सिस्टर एंड माय मदर, मतलब पेरेंट्स को कॉल करना वाज लाइक थेरेपी। उनसे बात किया तो वो लोग बहुत कंसोल करते थे कि नहीं तू यहाँ तक पहुँचा है तो आगे भी जा ही सकता है। एक्चुअली SPI में आई वाज लाइक इन टॉप 100 ऑफ महाराष्ट्र। तो मेरे पेरेंट्स वही चीज़ मुझे बार बार सुनाते थे कि तू अगर इतने बच्चों में से टॉप 100 में आ सकता है तो तू 400 में भी आ ही सकता है। तो वो एक चीज़ था जिसने मुझे बहुत मोटिवेट किया। फिर उसके बाद मेरा एक फ्रेंड था सुमित घोड़के, जिससे मैं सब कुछ शेयर करता था, तो वो मेरे लिए काउंसलर था कि मुझे कोई भी प्रॉब्लम रहे, सोशल रहे, इमोशनल रहे या फिर रिलेटेड टू एकेडमिक्स, तो वो मेरी हर प्रॉब्लम सॉल्व करता था। तो इट वाज लाइक कि मुझसे अच्छा अगर मेरे बाद मुझे कोई जानता है इट वाज सुमित घोड़के। तो कोई भी प्रॉब्लम रहा तो मैं उससे कंसल्ट करता था। और फिर यहाँ पर YTM में इट्स अ कल्चर कि सीनियर और जूनियर का बॉन्ड बहुत अच्छा होता है। राइट। तो फिर अगर जूनियर्स को पता चले कि नहीं सर का स्टेट ऑफ माइंड थोड़ा खराब है,
तो जूनियर्स खुद कुछ इनिशिएट करते थे और एंटरटेनमेंट का सोर्स खुद बन जाते थे कि नहीं आज कुछ ऐसे करते हैं सर, चलो सर कुछ ऐसे करते हैं। तो उस चीज़ की वजह से जो था डिमोटिवेशन आता था वो चला जाता था। फिर उसके बाद न्यू स्टार्ट करने का जो मोटिवेशन आता था, वो जो फीलिंग होता था कि नहीं चलो अभी फिर से स्टार्ट करते हैं, दैट केप्ट मी मोटिवेटेड ऑलवेज। ओके, मतलब जैसे कि स्वामी ने बताया कि वो जो स्ट्रेस एंड जो डिप्रेशन का मैनेजमेंट है वो कहीं ना कहीं किसी की हेल्प से, मतलब उनकी मदर को कॉल करके या उनकी सिस्टर को कॉल करके उनसे बात करके वो अच्छा फील करते थे। तो आपकी भी लाइफ में कोई ना कोई ऐसा पर्सन होगा, आपके पेरेंट्स होंगे, आपके फ्रेंड्स होंगे जो कि जिनसे बात करके आपको अच्छा लगेगा, है ना, आप उनको आपकी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं ताकि आप उनके साथ बात करके स्ट्रेस फ्री फील कर पाएँ एंड आगे की प्लानिंग एग्जीक्यूट कर पाएँ। तो स्वामी, अब हम एसएसबी की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगा कि आपने एसएसबी की प्रिपरेशन कैसे की? तो यहाँ पर वाईटी में हम लोग, हमारी बैच से 36 लोग एक साथ रिटर्न क्लियर हुए थे। तो 36 लोग एक साथ रिटर्न क्लियर होना इज़ अ बिग अचीवमेंट। और वो अचीवमेंट के साथ साथ एक बड़ा चैलेंज भी था क्योंकि 36 लोग एक साथ बैठेंगे तो मतलब कैसे था कि ग्रुप डिस्कशन में चैलेंजिंग था वो बहुत, क्योंकि स्टार्टिंग तो ग्रुप डिस्कशन से होता है राइट। कि हमें एक टॉपिक मिलेगा और उस पर हमें डिस्कशन करना है। तो हमारा वैसे ही स्टार्टिंग हुआ। अराउंड 24 लोग हम एक साथ बैठते थे, सब एक से वर्ड करेक्ट। तो उसमें चांस मिलना बात करने के लिए वही बहुत बड़ी चीज़ होती थी। तो स्टार्टिंग के फेज में तो वॉज डिफिकल्ट कि इतने लोगों में बात करना, क्योंकि पहले का भी ऐसे था कि झगड़ना पड़ता है वहाँ बात करने के लिए। राइट। तो इतने लोगों में बात करना वॉज अ बिट डिफिकल्ट। बट फिर जैसे आदत हो गई हमें, क्योंकि हम रोज वो करते रहे, तो डेवलपमेंट दिख रही थी हमें। स्कोप ऑफ डेवलपमेंट बहुत था, लेकिन हम वो कर रहे थे तो ग्रेजुअल डेवलपमेंट भी हमें दिख रहा था कि नहीं अभी मैं बात कर पा रहा हूँ, नहीं अभी मैं सोच पा रहा हूँ, अभी मैं डिलीवर कर पा रहा हूँ। तो ये जो था उसमें भी एक सेंस ऑफ अचीवमेंट आ रहा था कि नहीं चलो इम्प्रूव कर रहे। वो एक चीज़ था कि हम लोग साथ में थे तो स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट ज़्यादा पता चल रहा था, क्योंकि हर कोई अलग अलग चीज़ ऑब्जर्व करता है कि इसने अगर कुछ ऑब्जर्व किया मुझ में तो वो मुझे बताएगा कि हाउ शुड आई इम्प्रूव। अगर आपने कुछ ऑब्जर्व किया आप कुछ बताओगे कि यू शुड इम्प्रूव हियर। तो ऐसे 36 पॉइंट ऑफ व्यू मिले मुझे कि नहीं मुझे 36 जगह पे स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट है। तो मैंने वैसे वर्क ऑन किया खुद पे। फिर बाद में धीरज सर ने हमें बहुत अच्छे से गाइड किया यहाँ पर वाईटीए में कि क्योंकि वो एसएसबी लाइक वो दे चुके थे पहले एसएसबी, तो इट वाज लाइक कि देयर कुड बी नो बेटर गाइड देन हिम। फिर उसके बाद मेरे ऑलरेडी रिकमेंडेड फ्रेंड्स थे, उन्होंने गाइड किया प्रोसेस को लेके। और फिर एट द एंड मैंने एक कोचिंग ज्वाइन किया था बाहर, क्योंकि इट वाज माय लास्ट अटेम्प्ट। तो मैं रिस्क नहीं लेना चाहता था कि आई डिडंट वांटेड टू लीव एनी चांस ऑफ गेटिंग स्क्रीन्ड आउट और कॉन्फ्रेंस आउट। रिकमेंड तो होना ही है इस अटेम्प्ट में, ऐसी जिद थी। तो इसलिए वो कोचिंग ज्वाइन करना वाज ऑप्शन फॉर मी। बट मैंने वो भी नहीं छोड़ा, क्योंकि वो होता है ना कि अगर कोई चीज़ चाहिए तो अपना 100% दे ही दो, कहीं पे वो 1% का चांस ही मत छोड़ो। राइट। सो स्वामी, आपने तैयारी तो काफ़ी की थी एसएसबी के लिए, तो हम जानना चाहेंगे कि आपका एसएसबी का एक्सपीरियंस कैसा रहा? तो मेरा एसएसबी था 4 AFSB वाराणसी में। एक्चुअली वो बोर्ड बहुत हाइप्ड है, क्योंकि ऐसे कहा जाता है कि वो टफेस्ट बोर्ड है, टफेस्ट AFSB होता है वहाँ पे। राइट। बट मैं जब वहाँ गया, स्क्रीनिंग हो गया, तो स्क्रीनिंग के टाइम मुझे कभी ऐसे लगा ही नहीं। जब तक मतलब पहले स्टोरी लिखना होता है, PPDT होता है, पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्क्रिप्शन टेस्ट। तो वो स्टोरी लिखने तक एक नर्वसनेस होता है कि नहीं कैसे होगा, वो स्टोरी अच्छे से लिखेंगे या नहीं हम। बट जब हम लिखना स्टार्ट करते तो वो अपने आप ही स्टोरी बहुत अच्छा कंस्ट्रक्ट हो जाता है, क्योंकि स्टेट ऑफ माइंड इतना पॉजिटिव होता है तब कि चलो अच्छा है हो जाएगा। खुद को हम कंसोल करते कि नहीं तू जो लिख रहा है वो सही जा रहा है, तो ये जो चीज़ था वो मुझे बस वो स्टोरी लिखने तक लगा कि नहीं मुझे खुद को मोटिवेटेड रखना है। एक बार स्टोरी लिख दी तो मुझे ऐसे लगा कि नहीं ये चीज़ मेरा ही, ये कंफर्टेबल हूँ मैं अभी इसमें, अभी कुछ भी आने दो, मैं तो स्क्रीनिंग हो ही रहा हूँ। और स्क्रीनिंग के पहले मेरा एक मोटिवेशन था, मेरा और मेरा एक दोस्त था मेरे साथ, करण लांडे। हम दोनों को वॉलीबॉल खेलना बहुत पसंद है। तो इट वॉज लाइक कि नहीं स्क्रीनिंग होना है तो वॉलीबॉल खेलने के लिए होना है, क्योंकि कपल ऑफ डेज हो गए थे कि हम लोग खेले ही नहीं थे, क्योंकि हम वाराणसी घूम रहे थे। तो उसमें ऐसे हो गया कि नहीं फ्रस्ट्रेट हो गए हम घूम के, क्योंकि गर्मी बहुत था। इट वॉज लाइक कि नहीं चलो अभी वॉलीबॉल खेलने के लिए स्क्रीन होना है। उसके बाद हमारा 2 घंटे ब्रेक मिला हमें स्क्रीन होने के बाद, डॉक्यूमेंटेशन, फिर ब्रेक, उसके बाद साइड टेस्ट हुआ। तो उसमें भी 3 घंटे लिखना ही था। तो फर्स्ट डे 3 घंटे के बाद खत्म हो गया। 3 घंटे के बाद इट वॉज लाइक कि एक डिनर मिला हमें, बट वो डिनर इतना सेटिस्फाइंग था क्योंकि पूरा दिन उन्होंने हमें यूटिलाइज हो गया कि हमारे एनर्जी
तो लास्ट का जो मील था उस दिन का, इट वाज लाइक सेटिस्फैक्शन कि नहीं चलो खाना अच्छा मिल गया। नेक्स्ट डे हमारा मतलब मेरा जीटीओ था, नेक्स्ट दिन पूरा मतलब 12 बजे तक जीटीओ ही चला। जीटीओ के बाद मुझे ब्रेक मिला, ब्रेक में हम खेलते थे, वॉलीबॉल खेलते थे, फिर वहाँ पे टेबल टेनिस खेलते थे। तो क्वालिटी टाइम बहुत स्पेंड हुआ था एसएसबी में। और जो मेरा थर्ड डे था वो जीटीओ था, और जीटीओ के जस्ट बाद मेरा इंटरव्यू था। तो इंटरव्यू मेरा जीटीओ के ही कपड़ों पे हुआ। तो एक सीन था जहाँ पे जीटीओ ने मुझे पूछा वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम, तो मैंने बोला जीटीओ ग्राउंड। उसको पूछना था कि तू कौन से सिटी से आया है। ओके। तो उसने खुद ने पूछ लिया, ओ आई थिंक यू आर फ्रॉम नंदुरबार, सो टेल मी समथिंग अबाउट इट। राइट। तो मतलब कंफ्यूजन इतना क्रिएट हो गया है वो कपड़ों की वजह से कि समझा ही नहीं क्या करना है। तो इंटरव्यू अच्छा गया। फिर उसके बाद 2 दिन मेरे दिमाग में यही चल रहा था कि इंटरव्यू के बेसिस पे मैं कहीं आउट ना हो जाऊँ, क्योंकि इंटरव्यू मुझे जितना कॉन्फिडेंस था कि मेरा इंटरव्यू इतना अच्छा जाएगा, उतना अच्छा गया नहीं था। तो मुझे ऐसे लगा कि नहीं यार, एक स्कोप है कि यहाँ पे कम पड़ गया हमें। तो एक वो लगा, बट फिर कॉन्फ्रेंस में कॉन्फिडेंस आ गया, क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन से पूछे कि नहीं ठीक है मैं बॉर्डर लाइन पे हूँ, इतना पता चल गया। बट फिर कॉन्फ्रेंस अच्छा जाने के बाद एक कॉन्फिडेंस आ गया कि नहीं हो तो गए हैं अभी। राइट। तो फिर जब उन्होंने अनाउंस किया चेस्ट नंबर 51, तब वो फीलिंग था कि वो नाम अनाउंस करते हैं, हमें डेट ऑफ बर्थ बताना होता है वेरिफिकेशन के लिए। तो ऐसे था कि वो डेट ऑफ बर्थ भी उस मोमेंट पे याद नहीं आ रहा था। जो चीज़ हमें बचपन से सिखाई जाती है वो भी उस मोमेंट पे याद नहीं आ रही थी। इतना एक्साइटमेंट होता है। तो इतना ही था मेरा एसएसबी तक का एक्सपीरियंस। ओके। तो स्वामी, आपने एसएसबी का एक्सपीरियंस तो काफ़ी अच्छा बताया। 5 दिन के एसएसबी में कोई ना कोई ऐसे मोमेंट्स हुए होंगे जो आपने बहुत ज़्यादा एंजॉय किए, लाइक फनी मोमेंट्स और समथिंग एल्स, तो उसके बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे? तो एसएसबी में ऐसा होता है कि आपको डॉर्म्स मिलते हैं, रूम्स मिलते हैं एक ग्रुप के लिए। तो मेरा ग्रुप 9 लोगों का था, तो हम 9 लोग एक रूम में रहते थे। तो ऐसे बहुत सारे थे। तो मैं और मेरे कुछ दोस्त एक रूम में जाते थे। इट वाज लाइक हर रूम को उन्होंने नाम दिए थे एयरक्राफ्ट्स के। तो मेरा मिराज 2000 था, किसी का जगुआर था, किसी का सुकोई था। तो हम सब लोग जगुआर में असेंबल होते थे। तो वहाँ पर असेंबल होकर ऐसा था कि भूतों की कहानियाँ चलती थी। ओके। मतलब रात को इट वॉज फिक्स्ड कि 11 बजे लाइट्स ऑफ होनी चाहिए, लेकिन हम वो नहीं करते थे। हम लोग 2 बजे तक बातें करते थे, सुबह 5 बजे फॉल इन होता था। तो 3 घंटे की नींद ऐसे लगता था कि ठीक है देख लेंगे जो होगा। तो ऐसे था वो भूतों की कहानियां, क्योंकि रात को 3 बजे ये होता था, मतलब 2 बजे सोते थे, तो 2 बजे सारी लाइट्स ऑफ हो जाती थी, बस हाउस की लाइट चालू थी। तो ऐसे लगता था कि अभी बाहर तो नहीं जा सकते, क्योंकि वो कहानियां ऐसे बताते। वो नॉर्थ इंडियन लोग थे, तो उनका वे ऑफ स्पीकिंग बहुत इन्फ्लुएंस होता है। तो कहानियां ऐसे बताते कि नहीं अभी बाहर नहीं जाना है। तुम एक बेड पे 3-3 लोग सोते थे। तो वो एक मोमेंट ऐसा था कि मेमोरेबल था कि नहीं ये तो याद रहेगा ही। और एक मोमेंट था कि हम मतलब बहुत सारे मराठी लोग थे 4 FSB वाराणसी में एक साथ। तो सारे डोमिनेटिंग थे, मतलब अपने अपने ग्रुप में सब बहुत अच्छा कर रहे थे। तो ऐसे हाइप बन गया कि नहीं मराठी लोग बहुत स्ट्रांग है, मराठी लोग बहुत स्ट्रांग है। तो हर कोई मराठी सीखना चाहता था वहाँ पे। तो मेरे साथ एक रेकमेंड हुआ लड़का है, तो वो मराठी सीखने का बहुत ट्राई करता है। तो उसको अगर कुछ बोलना है कि मी तुला सांगला की तो म्हणताय, हम वो मराठी में होता है म्हणता है। तो वो म्हणताय करता है, इट्स लाइक वो म्हणताय ऐसे करता है वो। तो उसके लिए वो अलग है, बट वो क्यूरियोसिटी हमें भी आई कि नहीं हमें भी कुछ नया सीखना है। तो बहुत सारी चीजें हमने सीखी भी, इंस्पाइट ऑफ एंजॉय करना, बहुत कुछ हमने सीखा भी एसएसबी में। तो वो एक चीज था कि एसएसबी हर किसी ने एक बार एक्सपीरियंस करना ही चाहिए, क्योंकि लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस होता है एसएसबी का। यस, एंड उसमें आपने काफी लोगों को मराठी भी सिखाई है। हाँ, काफी अच्छे शब्द भी सिखाए होंगे आपने। वो तो होता ही है। ओके, सो स्वामी, जैसे कि आपने अपने इंटरव्यू के बारे में बताया कि वो उतना अच्छा नहीं गया था, है ना, इट वाज गुड, बट कहीं ना कहीं आपको कुछ प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेंगी इंटरव्यू में। तो आप कुछ बताना चाहेंगे कि इंटरव्यू में कहाँ आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ा? तो इंटरव्यू में सबसे पहला प्रॉब्लम जो मैंने फेस किया था वो था मतलब मेरे इंटरव्यूअर में और मुझ में कम्युनिकेशन गैप बिल्ड हुआ, ऐसा मुझे लगा था स्टार्टिंग में। क्योंकि वो जो क्वेश्चन पूछ रहे थे वो बहुत शॉर्ट क्वेश्चन था, पहले 2-3 क्वेश्चन, और मैं उसका जो आंसर था वो बहुत एग्जैजरेट करके दे रहा था। सो ही वॉज लाइक बी टू द पॉइंट। तब मुझे ऐसे लगा कि नहीं, यू आर गोइंग रॉन्ग, और तेरी इस चीज़ की वजह से तेरा पूरा इंटरव्यू गलत होगा। बट फिर उन्होंने एक साथ ही मुझे 17 क्वेश्चन पूछ लिए। CIQ होता है वो, तो उन्हें 17 CIQ पूछ लिए एक साथ ही। तो मुझे ऐसे लगा कि अभी 17 के आंसर तो मैं नहीं दे पाऊंगा, तो मुझे जितना याद आया मैंने उतना बताया। तो फिर उन्होंने बाद में बोला कि
बी टू द पॉइंट। अभी पॉइंट पे रहा तो उन्होंने चेंज ही कर दिया कि वो वन लाइनर्स पूछने लगे कि लाइक व्हाट इज योर नेम। मैंने बताया स्वामीगिरी गोसावी। फिर वो बताते थे कि इसका मीनिंग कौन बताएगा, मैं बताऊं। Okay. मतलब वो मुझे कंफ्यूज करना चाहते थे, मेरे पेशेंस टेस्ट कर रहे थे वो Okay. कि वो अगर मुझ पे चिल्ला रहे हैं तो मैं कैसे रिस्पॉन्स कर रहा हूँ। बट मैं चिल में ही, जैसे वो बता रहे थे मैं वैसे आंसर करते गया कि अगर उन्हें टू द पॉइंट चाहिए तो टू द पॉइंट ही दूंगा, अगर उन्हें पूरा एलेबोरेट करके चाहिए तो वैसे ही दूंगा। तो तब मेरा प्रेजेंस ऑफ माइंड काम आया, मुझे ऐसे लगा। और एक चीज उन्होंने पूछा कि मतलब ऐसे मुझे लगा कि दैट वाज काइंड ऑफ ए ट्रिकी क्वेश्चन कि अगर मतलब व्हाई डू वांट टू जॉइन इंडियन एयरफोर्स। तो मैंने बोला कि सर वो इंजीनियर डॉक्टर तो कॉमन हो गया, अभी मुझे बनना ही नहीं है उनमें से कुछ। वो बोले फिर इसमें क्या है, इसमें एयरफोर्स ज्वाइन करने अलग क्या। तो मैं बोला सर मैं अलग ही ज्वाइन करना चाहता हूँ कुछ। फिर वो पूछने लगे कि अगर वाराणसी जंक्शन तक आपको जाना है तो एक ही रास्ता है, तो आप अलग जाने के मतलब अलग जाने की राह पे निकल जाओगे क्या। मैंने बोला सर ये दोनों बहुत अलग चीज़ें हैं, क्योंकि एक चीज़ पे मेरी पूरी लाइफ डिपेंडेंट है और एक चीज़ पे इट्स लाइक अगर मैं निकलूंगा तो कभी ना कभी तो पहुंच ही जाऊंगा, कोई ना कोई रास्ते से तो पहुंच ही जाएंगे। और ये जो चीज़ आपने बताई कि एयरफोर्स मतलब करियर चूज करने का जो सवाल है, इट्स लाइक सर मेरा एक डिसीजन मेरी पूरी लाइफ टाइम कर सकता है। बट ये है कि मैं कहीं भी गली से गया तो मैं वाराणसी जंक्शन तक तो पहुंच ही जाऊंगा। right. तो मुझे एक लगा कि वो मुझे टेस्ट कर रहे थे कि हाउ डू आई रिएक्ट और आंसर। यस, रिएक्ट और रिस्पॉन्स कैसे करता हूँ मैं उनकी चीज़ों को। तो मुझे एक लगा कि टेस्टिंग में ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि काम रहना और पेशेंस रखना बहुत। ओके तो स्वामी, जैसे कि 5th डे आपको पता चला होगा कि यू गॉट रिकमेंडेड, है ना। तो रिकमेंडेशन के बाद आपने सबसे पहले किन्हें कॉल किया, मतलब सबसे पहले आपने किसे बताया कि आई गॉट रिकमेंडेड? तो मैंने खुद ने सबसे पहले बताया था मेरी मम्मी को, बट मेरा एक जो फ्रेंड था करण लांडे, अनफॉर्चुनेटली वो कॉन्फ्रेंस आउट हो गया था। Okay. तो उसने ऑलरेडी सबको बता दिया था कि आई गॉट रिकमेंडेड। तो सब लोग बहुत खुश थे और मैंने पहला कॉल किया मेरी मम्मी को। तो मैंने उन्हें बताया, शी वॉज लाइक हो गया फाइनली। ओके मतलब ऐसे होता है ना कि हर माँ बाप को लगता है कि उनका बेटा ही राजा है। Right, तो right. वैसे मेरे पेरेंट्स के साथ भी था कि उन्हें तो कॉन्फिडेंस ही था कि मैं हो ही जाऊंगा। ओके तो ऐसे में ही मैंने पहला कॉल मम्मी को किया, दूसरा कॉल सर को किया। तो सर वाज लाइक फाइनली हो ही गया। तो वो ऐसे फील हुआ कि चलो मतलब जिन लोगों को मैंने होप्स दी थी वो मैंने पूरी कर दी, कंप्लीट कर ली। तो वो भी मतलब अच्छा लगा था उस टाइम पे। ओके तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा आपका एसएसबी का। तो सारे एस्पिरेंट्स को मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जो स्वामीगिरी गोसावी है इंडियन एयरफोर्स में फ्लाइंग ब्रांच के लिए सिलेक्ट हुए हैं। एंड फ्लाइंग ब्रांच के लिए एक अलग टेस्ट होता है दैट वी कॉल्ड CPSS टेस्ट। तो आपका CPSS टेस्ट कैसा गया है और आप कुछ बताना चाहेंगे CPSS के बारे में? तो पहले मैं बताऊंगा कि एग्जैक्टली CPSS होता क्या है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द लोगों को पता ही नहीं है CPSS क्या होता है। CPSS स्टैंड्स फॉर कंप्यूटराइज्ड पायलट सिलेक्शन सिस्टम। तो उसमें 2 टेस्ट होती है मेनली, साइकोमेट्रिक एंड साइकोमोटर। तो साइकोमेट्रिक में बस वो टेस्ट करते कि आपका फिजिक्स का नॉलेज कैसा है। तो वो एक सिस्टम होता है प्रॉपर बनाया हुआ कंप्यूटराइज्ड, जिसपे अलग टाइप का कीबोर्ड होता है, वो क्वेश्चंस डिस्प्ले करते हैं, कुछ आपको मेजरमेंट्स बताते हैं कि ये जो डिवाइस है ऑल्टीमीटर अल्टीट्यूड के लिए होता है। ऐसे बहुत सारे डिवाइसेस बताते हैं, वो डिवाइसेस को देख के आपको बताना होता है कि एयरक्राफ्ट किस डायरेक्शन में जाएगा। तो ऐसी बहुत सारी टेस्ट होती है। उसके बाद होता है साइकोमोटर टेस्ट। जो ये साइकोमेट्रिक टेस्ट पास करेगा वो एलिजिबल होता है साइकोमोटर के लिए। इट्स जस्ट लाइक मैथ्स, जो क्लियर करेगा वो एलिजिबल होगा ओवरऑल कट ऑफ के लिए। Right. वैसे साइकोमोटर होता है। तो साइकोमोटर में एक कॉकपिट होता है और 10 अलग अलग गेम्स होती है, बहुत बेसिक गेम्स होती है, बट वो कंट्रोल्स बहुत डेलिकेट होते हैं। अगर थोड़ा भी मतलब 1 डिग्री पे अगर हम घुमाएंगे तो वो 10 मीटर चल देगा, ऐसे होता है। तो वो कंट्रोल करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है फर्स्ट टाइम में, लेकिन हर गेम को 3 चांसेस मिलते हैं। तो वो ट्रायल के बेसिस पे हमें समझ जाता है और जो बेस्ट होता है वो कंसिडर किया जाता है। तो मेरा पर्सनली तो CPSS मुझे पता नहीं कैसे गया, क्योंकि हम जितने भी लोग थे हम में से बस एक ही बंदा कॉन्फिडेंट था कि मेरा CPSS क्लियर हो रहा है। Okay. बाकी हम सबको ऐसे लगा नहीं अभी तो नहीं हो रहा है। बट फिर वो गेम के स्टैंडर्ड्स ही ऐसे बनाए कि एक मिनिमल कट ऑफ होता है, उतने मार्क्स अगर तुम्हें आ गए CPSS में यू क्लियर इट। तो हम 16 लोगों में से बस 2 ही लोग ऐसे थे जिनका CPSS क्लियर नहीं हुआ, बाकी हम 14 लोग वर एलिजिबल फॉर फ्लाइंग। तो फिर CPSS के जस्ट 10 दिन बाद हमारा मेडिकल्स आया। तो मेडिकल्स हमारा बोर्ड था दिल्ली में,
तो दिल्ली में हम फर्स्ट टाइम वेस्टर्न एयर कमांड में विजिट किया। तो वहाँ पर ऐसे होता है कि आपको बहुत रिस्पेक्ट दी जाती है, बिकॉज मतलब सिपाही बहुत होते हैं वहाँ, राइट। तो वो लोग आपको एक एज अ ऑफिसर ही ट्रीट करते हैं। तो वहाँ पर ऑफिसर्स में इसमें जो अकोमोडेशन मिलता है, ऐसे फुल एसी रूम होता है, टीवी मिलता है, तो ऐसे लगता है नहीं फुल वीआईपी ट्रीटमेंट है हमें। और जो मेडिकल टेस्टिंग होता है वो बहुत फ्लेक्सिबल होता है कि किसी को कुछ प्रॉब्लम रहा तो वो देता है टाइम। अभी मेरे ही साथ एक को था कि उसके ईयर में वैक्स था, वो क्लियर नहीं हो रहा था, तो उन्होंने टाइम दिया कि आप बाहर जाओ क्लियर करके आओ। ऐसे मोस्ट ऑफ द मेडिकल बोर्ड्स में नहीं होता है, बट मेरा मेडिकल बोर्ड बहुत फ्लेक्सिबल था इस बारे में कि बच्चों को मतलब डायरेक्ट आउट नहीं करते, चलो इन्हें चांसेस देते हैं। right? हाँ, तो ऐसे ही मेरा मेडिकल भी बहुत अच्छा ही गया। ओके, तो आपने CPSS तो क्लियर कर लिया है एंड काफ़ी जल्दी आप NDA भी ज्वाइन करेंगे इन जनवरी मंथ। यस सर। उसके बाद आप स्पेशल ट्रेनिंग लेके काफ़ी जल्द एक फाइटर जेट प्लेन उड़ाएंगे। तो कभी आपने सोचा है कि आपका ड्रीम एयर स्क्वाड्रन कौन सा है? वैसे तो मुझे सुकोई एयरक्राफ्ट फ्लाई करना है। सुकोई Su-30M का है, जो एक रशियन बिल्ट एयरक्राफ्ट है। तो मुझे स्पेशली लाइटनिंग और राइनोस ज्वाइन करना है, जो कि पुणे में ही सिचुएटेड है, लोहेगांव एयरबेस पे। तो ये दो ही एयर स्क्वाड्रन है जो मैं ज्वाइन करना जो चाहूँगा। आप ज्वाइन करना चाहते हैं? यस सर। तो स्वामी, आप मुझे ये बताइए, जब आप NDA ज्वाइन करेंगे तो आपने सोचा है कि आपको कौन सा स्क्वाड्रन चाहिए, आप कौन सा स्क्वाड्रन ज्वाइन करना चाहते हैं और क्यों? ये तो जब NDA की प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं हुई थी तब से डिसाइडेड है कि मुझे लीमा स्क्वाड्रन ज्वाइन करना है, क्योंकि NDA में सबसे बड़ा पार्ट जो चीफ ऑफ बैनर स्टाफ होता है, तो उसका जो ये होता है कि क्राइटेरिया वो सबसे ज़्यादा बेस्ड होता है कैंप्स के ऊपर। राइट। तो कैंप्स मतलब जो लीमा स्क्वाड्रन है दैट इज नोन फॉर देयर बेस्ट परफॉर्मेंस इन कैंप्स। जो 3 कैंप होते हैं, रोवर, ट्राइडेंट, तो इनमें उनका परफॉर्मेंस सबसे बेस्ट होता है। ऑल्सो लीमा इज गुड इन स्पोर्ट्स, तो दैट इज द रीजन आई वांट टू जॉइन लीमा। ओके, जैसे कि आपका पूरा जो आपकी पर्सनालिटी है ना, स्पोर्ट्स के लिए बनी हुई है, तो आप वही कंटिन्यू करना चाहते हैं, आगे कैंप्स वगैरह करना चाहते हैं। तो स्वामी, मेरा आखिरी सवाल आपके लिए ये रहेगा, जैसे कि काफ़ी एस्पिरेंट्स पूरी प्रिपरेशन करते समय काफ़ी प्रॉब्लम फेस करते हैं। सो डू यू वांट टू शेयर एनी प्रॉब्लम जो कि सारे एस्पिरेंट्स फेस कर रहे हैं, एंड आप उनके लिए क्या सजेस्ट करना चाहेंगे? तो मुझे ऐसे लगता है कि अभी जो प्रॉब्लम चल रहा है एस्पिरेंट्स में दैट इज बिलीफ, कि वो बहुत अंडर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। कुछ अगर उनके साथ थोड़ा बहुत कुछ गलत हो गया, कभी स्कोर नहीं आया, तो वो लोग बहुत अंडर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं चीज़ों को लेके। द ओनली थिंग आई वुड सजेस्ट कि बिलीव इन योर सेल्फ। अगर तुम्हें ट्रस्ट है प्रोसेस पे, अगर तुम वर्क कर रहे हो उसके लिए, यू विल गेट द रिजल्ट्स। ये जो एक चीज़ है बच्चे छोड़ देते हैं कि वो मतलब पेशेंस छोड़ देते हैं कि नहीं मैं इतना ट्राई कर रहा हूँ फिर भी मुझे रिजल्ट्स नहीं मिल रहे। दैट इज ग्रेजुअल। अगर आप कोई गेम खेल रहे हो, अगर तुम कोई गेम खेल रहे हो, तुमको रैंक पुश करना है, तो धीरे धीरे होगा। इट इज़ नॉट कि तुम स्टार्ट करोगे और सडनली अप्राइज हो जाओगे, नहीं। डिफिकल्टी बढ़ेगी, तुम्हें उससे के साथ कोप करना पड़ेगा। तो वही एक चीज़ है कि तुम ऐसे ही वर्क ऑन करते रहो, और वर्क ऑन करते रहोगे तो तुम्हें रिजल्ट्स भी मिलेंगे ही। योर हार्डवर्क विल पे ऑफ। राइट, टोटली ट्रू। जैसे कि स्वामी ने बताया कि आप पूरे जर्नी में, है ना, आपको 3 चीज़ों पे फोकस करना चाहिए। फर्स्ट कि सबसे पहले तो आपको खुद पे भरोसा होना चाहिए, बिलीव ऑन योर सेल्फ। एंड सेकेंड, यू हैव टू बी कंसिस्टेंट, है ना। आप कंसिस्टेंट रहेंगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा। एंड थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, नेवर गिव अप। एग्जैक्टली। आपको गिव अप करना ही नहीं है, चाहे कितनी भी मुश्किलें आएँ, चाहे आप कितनी भी आप प्रॉब्लम फेस करें, उस पर सॉल्यूशन आप निकालते उस पर वर्क कर सकते हैं, जैसे कि स्वामी ने अपनी लाइफ में किया हुआ है। सो एस्पिरेंट्स, आपने ये पूरा आज का जो इंटरव्यू देखा है उससे आपने काफ़ी चीज़ें सीखी होंगी। सो स्वामी गिरी, थैंक यू सो मच, है ना, हमें टाइम देने के लिए, यशोतेज एकेडमी में वापस आने के लिए। आपकी बातों से काफ़ी हेल्प हुई होगी एस्पिरेंट्स को। तो आई होप आज का जो इंटरेक्शन एपिसोड है आप सभी को पसंद आया होगा, आपको अच्छा लगा होगा एंड आपने काफ़ी गाइडेंस लिया होगा। तो ऐसे ही फ्यूचर एपिसोड्स के लिए आप हमारे साथ बने रहिएगा, जो कि हम अपने नए सीरीज़ आर ब्रेव हार्ट्स के थ्रू हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।